बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आज यौम फ़िज़ाइया है, 7 सितंबर है। 1965 में पाक फ़िज़ाइया ने बहुत ही शानदार कारनामे सरअंजाम दिए थे और उनमें हमारे एक सबसे बड़े हीरो थे MM आलम, मोहम्मद महमूद आलम। उन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे गिराए थे और इस तरीके से आलमी रिकॉर्ड कायम करके वो पाक फ़िज़ाइया के भी और दुनिया के भी वो हीरो करार पाए। और पाक फ़िज़ाइया ने वैसे भी हमें कभी भी मायूस नहीं किया माशाल्लाह से। और यह ख़ास तौर पे आखिरी जो इवेंट है पाक फ़िज़ाइया का, वो है जनाब 27 फरवरी के बाद जब बालाकोट वाला मामला हुआ, तो बालाकोट के बाद भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने ज़बरदस्त कारनामा सरअंजाम दिया था और अभिनंदन जो है वो गिरफ्तार हुए थे। बाकी भी हमारी अफवाज जो हैं, हमारी इंटेलिजेंस इदारे भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल्स के तौर पे अच्छा काम, जब वो अपने प्रोफेशन पे तवज्जो देते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। कुलभूषण उनमें से एक मिसाल है हमारे पास। लेकिन जब वो सियासी मामलात में अपने आप को उलझाते हैं और बहुत ज़्यादा सियासत में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो डी ट्रैक हो जाते हैं, और जब डी ट्रैक होते हैं तो फिर वो अपना असल काम भी अधूरा छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा हदफ़ तनकीद बनते हैं। आजकल भी हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान यानी कि मिलिट्री लीडरशिप और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो ज़ेर बहस हैं और वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जा रही हैं। और इसमें कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, बल्कि ये जो तनकीद की जाती है इससे भी तनकीद बराए तनकीद एक बुरी चीज़ है, तनकीद बराए इस्लाह जो है, तनकीद बराए तामीर जो है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो हमारे क्योंकि हमारा एक कल्चर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में चूँकि बार बार माशाल्लाह लगता रहा, एडवेंचरिज़म होती रही जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, और फिर एक नया फिनोमिना आ गया जनरल कियानी साहब के दौर में, कियानी डॉक्ट्राइन आ गया, फिर बाजवा डॉक्ट्राइन आ गया कि आए बगैर सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत, सियासत, हर चीज़ बहरानों का शिकार है। तो उसकी वजह भी यही है कि जब भी पाक फ़ौज ने, मिलिट्री लीडरशिप ने अपना दिफाई वतन, अपनी सरहदों को छोड़ा, दिफाई वतन को छोड़ा और अपने प्रोफेशनल मामलात को छोड़ा और सियासी मामलात में और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, पॉलिटिकल मनूवरिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, तो उसमें फिर इदारे पे ज़्यादा तनकीद भी हुई और इदारे और आवाम के दरमियान फासले फिर बढ़ जाते हैं। और इसलिए इसको अगर ख़त्म किया जा सकता है तो वो अपने अच्छे कामों से किया जा सकता है। क्योंकि मेरे पास सामने एक ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ जो है वो शदीद गुस्से में नज़र आए हैं और उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें काफ़ी आला हुक्काम, ब्यूरोक्रेट, DGPTA और FIA और दीगर हुक्काम मौजूद थे। और उन हुक्काम की मौजूदगी में जो ख़ास तौर पे उन्हें एक रिपोर्ट पेश की गई, क्योंकि उनको रिपोर्ट पेश की जाती है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, फ़ौज पे और इंटेलिजेंस इदारों पे और इस पे। तो मेरा ख्याल है कि ये बात इस तरह से दुरुस्त नहीं है कि फ़ौज पे तनकीद की जाती है, ये चीज़ नहीं है। बल्कि हर इदारे के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनके सियासी अज़ाइम होते हैं। तो जो लोग सियासी अज़ाइम वो किसी भी इदारे में बैठे हों, तो इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ तनकीद की जाती है और उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। और जुडिशरी के अंदर भी, जजेस के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सही फैसले नहीं करते, उन पर भी तनकीद होती है। मीडिया के अंदर भी हैं, सियासतदानों के अंदर भी हैं। इसी तरह मिलिट्री ऑफिशियल्स के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ज़ाती मफाद और ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो ये काम करते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर देखना चाहिए। ये मेरे सामने जो रिपोर्ट है वो ये है कि जनाब आसिम मुनी साहब जो हैं वो उन्होंने सख्त वार्निंग भी दी है और उन्होंने कहा है कि जो कोई भी आर्मी चीफ और आर्मी चीफ पर बिलवास्ता या बिलावास्ता और ISI पर बिलवास्ता या बिलावास्ता उनको क्रिटिसाइज करेगा या उनको मिलाइन करेगा, तो उनके साथ किसी किस्म की कोई रायत नहीं होनी चाहिए। और यह भी कहा गया कि आर्मी चीफ सख्त गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि इसमें बिल्कुल कोई ना देखें, कोई छोटा है, बड़ा है, और जेंडर को भी नहीं, अगर वो कानून के दायरे में आता है तो उसको पकड़ें और ये क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं इनको ज़रा देखें, सोशल मीडिया के सोशल अकाउंट्स देखें, डिजिटल अकाउंट्स देखें, इन सब को देखें और देख के ये फैसला करें। तो इसमें सख्त काफ़ी वार्निंग, और इसमें यह भी बताया गया कि उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि महकमाना कार्रवाई, अगर कोई मिलिट्री साइड के लोग हैं यानी कि फ़ौजी ख़ानदान हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी कोई रियायत ना की जाए और उनको किया जाए। और ये भी है इत्तला कि शायद कुछ लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। तो इसका एक चीज़ क्लियर कर दूं
कि देखें पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज ये कभी भी दो नहीं रहे, लेकिन जब आप पॉलिटिकल मामलात में आते हैं या किसी की साइड लेते हैं, जनरल ज़िया साहब ने एक काम किया था, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया था। तो उसके बाद जाहिर है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने टारगेट किया तो उसका नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भुट्टो साहब के फॉलोअर्स थे, उनके वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो आज तक नहीं हो सके, क्लोज नहीं हो सके, यानी उनको वो गलत फहमियाँ और जो कदूरतें थी वो ख़त्म नहीं हो सकी। सिंध में अभी भी एंटी स्टैब्लिशमेंट जो है वो मामला पाया जाता है। दूसरी जानिब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नून लीग के साथ ख़ासतौर पर उनको टारगेट किया और बेशक उनके बाद फिर वो भी हुआ, वापस भी हुआ, NRO 2 भी हो, NRO 1 हुआ और उसके बाद बाजवा साहब आ गए। बाजवा साहब का ख्याल था कि इन पे तनकीद हुई कि जी इन्होंने जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने फिर नून लीग को टारगेट किया और ये सारे का सारा जो मैनूवरिंग हुई, इंजीनियरिंग हुई, उनका इल्ज़ाम जो है वो इस साइड पे आया। लेकिन फिर NRO 2 हुआ और वो भी सारे वापस आ गए, लेकिन कदूरतें जो हैं वो भी ख़त्म नहीं हुई। मरीम साहबा का स्टांस वही है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में उनका है। नवाज शरीफ साहब वहीं खड़े हैं, वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं है और बेशक वो रास्ता बना रहे हैं इख्तियार में वापस आने का, लेकिन जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नवाज शरीफ साहब का, मरीम साहबा का जो स्टांस है वो वहीं का वहीं है। बस एक थोड़ा सा रास्ता बना रहे हैं, जैसे ही रास्ता उनको मिल जाएगा वो वापस अपनी पॉलिटिक्स जो है वो वहीं से शुरू करेंगे। जब नवाज शरीफ साहब पहले आए थे तो उन्होंने अक्टूबर 99 से पॉलिटिक्स शुरू की थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने ठिकाने लगाया था और इसी तरीके से अब भी जब भी आएंगे तो वो पॉलिटिक्स वो वहीं से शुरू करेंगे जब उनको पनामा में सज़ा दी गई और वहीं से वो आगे बढ़ेंगे और उसकी जद में बाजवा साहब आएँ और या कोई जनरल फैज़ साहब आएँ या कोई भी आए वो उनको ज़रूर फिक्स करेंगे। तो ये चीज़ें चलती हैं। अब इमरान खान साहब का मामला है। इमरान खान साहब को इस वक्त जो बाजवा साहब और इस वक्त जो लीडरशिप है वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको टारगेट कर रही है और उनके दौर में पिछले 15-16 महीनों में खा वो PDM का ज़माना था या केयर टेकर का, वो एक टारगेट किया हुआ है। सियासी कैदी 10,000 सियासी कैदी और 200 मुकदमात और जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, सनम हैं, फलक हैं, खदीजा शाह हैं और एजाज चौधरी साहब हैं और मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, उनकी अहलियाँ हैं, शहरयार अफरीदी हैं, इसी तरीके से शानदाना गुलजार हैं, बेशुमार नाम है, फरदौस शमीम नकवी साहब हैं कराची में, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। ये जो सारे मामलात हैं ये हमारे सामने। फिर इस तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब पे 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका और उनको जो सज़ाएँ सुनाई गई, उनको जिस तरीके से तोशाखाना में सज़ा दी गई, ये सारे का सारा मामला जो है ये क्वेश्चन इस पे बार बार क्वेश्चन हो रहे हैं और दुनिया को नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को ख़ास तौर पे उसको टारगेट किया हुआ है, पार्टी को, उनके लीडर्स को, उनके वर्कर्स को, उनके सपोर्टर्स को, उनको टारगेट किया हुआ है। फिर पिछले 15 महीनों में इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि मीडिया पे भी एक अजाब के तौर पे, कहर के तौर पे ये सब कुछ टूटे हैं और कहर नाज़िल हुआ है और वो भी इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं और वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन पे भी एक दबाव है। तो इसलिए ये यौम दिफा, यौम फ़िज़ाइया, यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, इनको 4 चांद उस वक्त लगते हैं जब हम सब एक हों और हम सब के दरमियान किसी किस्म की कुदरतें ना हो, नफरतें ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, इंतकाम ना हो। जब हम सब एक पेज पे होंगे और अपने मुल्क को अपना मुल्क समझेंगे सारे के सारे और एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वरना ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। वरना हर तरह की जो आज़ादी का दिन है, यौम पाकिस्तान है, यौम आज़ादी है, यौम दिफा है, यौम फ़िज़ाइया है, ये सारे के सारे दिन फिर फीके पड़ जाते हैं और आपने देखा कि काफ़ी अरसे से और उसकी नहुसत जो है, ये सारी जो आपस की लड़ाइयाँ हैं उसकी नहुसत इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में नज़र आ रही है, एक बिल्कुल नंगा डांस करते हुए नज़र आ रही है और हमारा मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है और कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है, कोई हमारी इज्जत नहीं है, किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना अंदरून मुल्क ना बाहर। हम आपस में दिस्तो गिरबान हैं, आपस में हम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं और ऐसे ऐसे कवानीन बना रहे हैं। आर्मी एक्ट में तरमीम कर ली, ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में तरमीम कर ली, सदर ममलिकत ने उसको मंजूर भी नहीं किया, वो इनकार कर रहे हैं कि ना मैंने मंजूरी दी, ना मैंने उनको वापस भेजा। इसके बावजूद उसको कानून का दर्जा दे के गजट नोटिफिकेशन करके कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई और फिर जो साइफर आया, साइफर के बजाय इसके कि साइफर में जो चीज़ें एड्रेस आई थी उसको एड्रेस किया जाता है एज नेशन, लेकिन उसमें भी सारे का सारा मलबा जो है वो सिविल लीडरशिप पे डालने की कोशिश की गई और उन पे एक गद्दारी के, बगावत के, ऑफिशियल सीक्रेट के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। और हालांकि एक अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है अगर वो भी
कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता, वो भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो भी बात पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने नहीं रख सकता, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा एक हम फेक दुनिया में रह रहे हैं, फेक ज़माना है, फेक सारी ज़िंदगी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये अदालतें, ये जमहूरियत, ये सारे का सारा एक जाली निज़ाम है जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसलिए अगर वज़ीर आज़म को भी ये हक़ हासिल नहीं, वज़ीर आज़म को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो कौमी सलामती के बारे में गुफ्तगू कर सके, कौमी सलामती, अपनी आज़ादी और अपनी डिग्निटी, कौमी वक़ार के बारे में बात कर सके, तो फिर किसको इख्तियार हासिल है। इसलिए जब भी यानी हमारे पास बहुत से आर्मी चीफ आए हैं, जनरल राहिल शरीफ आए हैं, जनरल वहीद काकड़ आए हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं आए, जो बिल्कुल अपने आप को, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, जिन्होंने सियासत से अपने आप को दूर रखा, तो उनको आज भी अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। और लेकिन जिन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया और पावर हासिल करने की कोशिश की और इक़्तिदार टेक ओवर करने की कोशिश की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर उन पर तनकीद होती है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अगर इस वक्त जो हमारी हालत है इकोनॉमी की, तो इसमें सिर्फ सिविल लीडरशिप नहीं, बल्कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी उतनी ही इन्वॉल्व है, उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि सिविल क़यादत है। उसकी वजह यह है कि जनरल अयूब खान साहब, याहिया खान, इनके 14 साल इनका इक़्तिदार बगैर किसी वक्फे के रहा, 14 साल इनका रहा और इख्तिताम हुआ, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। 71 में 65 की जंग में हम मुत्तहिद थे, तो हमने भरपूर मुकाबला किया, मुजाहरा किया और उसमें जंग बंदी पे मजबूर किया। और दूसरी जानिब अगर 71 में सिर्फ 6 साल बाद हमने आधा मुल्क गंवा दिया, और अयूब खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी उसके सारे के सारे जो मनफी असरात थे, वो सारे के सारे हमें 71 में सिर्फ 6 साल बाद नजर आए। और अयूब खान साहब का दौर जो है वो 58 से शुरू होता है और फिर 69 पे ख़त्म होता है, और 69 में याहिया खान को इक़्तिदार दिया और 72 तक जारी रहा, और उस वक्त उनकी छुट्टी हुई जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे सामने एक हिस्ट्री है, और इसको अगर हम इससे सबक हासिल नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमने तनकीद बराए तामीर भी नहीं सुननी, तनकीद बराए इस्लाह भी नहीं सुननी, और ज़ुबाबंदी करनी है, जैसे मीडिया पे आजकल ज़ुबाबंदी है और किसी किस्म की कोई चीज़ आप बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में, तो ये एक अज़ खुद एक नुकसानदेह अमल है। और इससे न सिर्फ हम बहुत पीछे जा चुके हैं, और यही वजह है कि हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है, और हम इस वक्त एक दिन गुजारना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और जो कुछ है हम इस वक्त एक बेआइन जो है एक सरजमीन है हमारी, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना उनकी अदालतें हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अब आर्मी चीफ जो है वो अब दोबारा से वो कोशिश कर रहे हैं, एक केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप जो है वो एक साइड पे है, और आर्मी चीफ जो है वो अब सारे के सारे मामला तय कर रहे हैं। और इसके ज़ाहिर है अच्छे असरात आएंगे तो उनको क्रेडिट मिलेगा, अगर बुरे असरात आएंगे तो भी उनको वो डिस्क्रेडिट्स जो हैं वो भी उनके खाते में जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों से मना किया जा रहा है कि बजाय इसके कि ये आर्जी बंदोबस्त किया जाए और इमेज बिल्डिंग की जाए, बेहतर है कि आप आइन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के एक मजबूत हुकूमत आने दें, और मजबूत हुकूमत जो है वो आके काम करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस इतने मजबूत नहीं है कि वो एक आध टेनोर में, 2 टेनोर में वो सारे का सारा टेक ओवर कर लेंगे। वो बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान के सियासतदान कमज़ोर तरीन मखलूक है, इसीलिए वो खौफजदा भी रहते हैं और इसीलिए फिर वो गलतियां भी करते हैं। तो दूसरी जानिब 6 सितंबर के मौके पे आर्मी चीफ ने जो बात की, वो उन्होंने कहा कि जी ख़ासतौर पे हाल ही में उन्होंने कहा कि बाज़ अनासर ने अवाम और फ़ौज के मुक़द्दस रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफ़वाज पाकिस्तान ने बहैसियत कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया, और मुसल्लह फ़ौज ने जिस जानिफशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया इसकी मिसाल नहीं। पाक फ़ौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। और ये सब कुछ मजबूत मईशत मजबूत दिफा नागुज़ीर है, लेकिन सब के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सियासी इस्तेकाम चाहिए, तगड़ी हुकूमतें चाहिए। हमारे पड़ोस में देख लें भारत में, वहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट नहीं थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हमारा वो आजकल वो मजाक उड़ा रहा है, और जो कि सही है, अफसोस होता है लेकिन मजाक उड़ाता है वो। और उसकी वजह यह है कि हम हर पिछले 1985 से 88 से सुनते आ रहे हैं करप्शन करप्शन करप्शन, अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 दफ़ा हुकूमत बरतरफ हुई, नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा बरतरफ हुई और उसमें अकाउंटेबिलिटी थी। लेकिन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गलतियाँ की और उन्हीं को दोबारा NRO दिया, NRO 1 दिया, NRO 2 दिया, उन्हीं को वापस ला के इक़्तिदार में बिठाया और अब पिछले जो 15-16 महीनों में वो गुल खिला के गए हैं वो हमारे सबके सामने हैं। अब फिर दोबारा से अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है, मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ भी ऑपरेशन होने जा रहा है, स्मगलिंग के खिलाफ भी हो रहा है, ऑयल स्मगलर्स के खिलाफ भी, और डॉलराइजेशन भी खत्म की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये आर्जी बंदोबस्त हैं और वापड़ा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सबसे पहले बिजली ये मीटर्स का एक दौर आया था, शायद मुशर्रफ साहब का ज़माना था, उस वक्त भी ये काम किया था, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के हवाले कर दिया था बिजली के मीटर्स जो हैं इनको ठीक करें जी। तो ये इस तरह के काम भी होते रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अभी तक चीज़ें जो कि तू हैं और एक और उस्ताद आन पड़ी है और वो है जनाब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दोनों हो गए हैं चैलेंज और दोनों को चैलेंज कर दिया गया। सिंध बार काउंसिल ने चैलेंज किया, दोनों कवानीन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं और आपको मालूम है कि आर्मी एक्ट पे दस्तखत नहीं किए सदर मुमलिकत ने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे दस्तखत नहीं किए और उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, उस पर सारा काम चल रहा है। तो बहरहाल दोनों कवानीन सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है इनको गैर आइनी है और ये इनको इस पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए और जितने भी मुकदमात चल रहे हैं उन मुकदमात को आर्मी एक्ट के तहत चल रहे हैं, उन मुकदमात को ख़त्म होना चाहिए और 9 में मुलव्वस जितने भी लोग हैं उनके आम अदालतों में मुकदमात भेजने चाहिए। ये पटिशन आई है सिंध बार काउंसिल की तरफ से, फ्रेश पटिशन आई है और ज़्यादा इम्कान ये है कि इसको सुनेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अब अपनी रुखसती की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने जाते जाते सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट कर दी है। अब्दुल रज़ाक साहब जुडिशल सर्विस के हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तैनात थे, उनको रजिस्ट्रार तैनात कर दिया है और इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का जो है वो खात्मा हो गया है। DMG जो आ रहे थे उनको अब फुल स्टॉप लग गया है सिविल सर्विस से, तो रजिस्ट्रार भी अब जुडिशल सर्विस से ही होगा। आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के लिए काफ़ी इम्तहान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।